हाय एवरीवन, मैं रागनी और मैं फिर से लेकर आ चुकी हूँ खान सर की बुक। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा है पार्ट 5। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, उसमें डिफरेंट क्या है। आज हम पढ़ेंगे जो बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने के रीज़न क्या थे। ठीक है, कोई ना कोई जो धर्म है वो कैसे ग्रो कर रहा है, उसका रीज़न क्या है ग्रो करने का। ठीक, और कोई जो धर्म नीचे आता है उसका महत्व तो घटने लगता है। आखिर कोई ना कोई हर एक पहलू के पीछे एक रीज़न होता है। ठीक है, तो वैसे ही ठीक प्रकार हम समझेंगे कि जो बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने का रीज़न क्या था। ठीक है, सबसे पहली बात कि जो जैन धर्म की भाषा थी वो प्राकृत थी। कौन थी? जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी, जो बहुत ही कठिन थी, जिसके कारण ये एक प्रकार से बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का भी काम किया और जैन धर्म को पीछे आने के भी काम किया। ठीक इसके विपरीत है जो बौद्ध धर्म है, उसका लैंग्वेज पाली था, जो बिल्कुल आसान था। ठीक है, और उसको पढ़ना लिखना मतलब उसको अच्छी तरह से समझना एक अच्छी लैंग्वेज थी। ठीक है, जिसकी वजह से उस जो पाली भाषा है उस पर लोग विश्वास करने लगे, उस लैंग्वेज को समझने लगे। ठीक है, बट हमारा जैन धर्म का प्राकृत भाषा कुछ ज़्यादा ही हार्ड होने के बाद जैसे वो दूर चलने लगा। ठीक है, उसके बाद है ये जो जैन धर्म की जो बहुत ही कठोर नियम थे। ठीक है, जबकि बौद्ध धर्म में बहुत ही सिंपल नियम था। पहले भी आप देख चुके हैं, जैन धर्म में शूद्र की भी स्थिति ठीक नहीं थी और शूद्र के समान एक महिला को भी कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। बट बौद्ध धर्म में ये था, जब स्टार्टिंग बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ तभी से हमारे मतलब उस बौद्ध धर्म में महिला को भी शामिल करने लगा गया था। ठीक है, बट जैन धर्म में ऐसा प्रोसेस नहीं था। ठीक है, उसके बाद आता है जो जैन धर्म में महिलाओं का सम्मान नहीं दिया गया, ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में जो महिला का बराबरी हक का अधिकार दिया गया। ठीक है, एकदम बराबरी के जैसा। उसके बाद आता है जैन धर्म में ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा पर बहुत अधिक ध्यान दे दिया गया। ठीक, जबकि बौद्ध धर्म में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है जो अहिंसा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। इससे रिलेटेड कोई बात नहीं था कि आप किसी छोटे छोटे पशु को भी मार सकते हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म में ये भी बात करते, लेकिन सबसे कठोर जो रूल था वो जैन धर्म का था कि आप उसके वजह से कृषि कार्य भी नहीं करते। और आप जानते हैं कि जब तक कोई कृषि कार्य नहीं करेगा तो फसल कैसा होगा। ऐसा नियम था कि जैन धर्म में आपको कृषि क्यों नहीं करना है, क्योंकि कृषि की वजह तो जब हम हल करते हैं, जब खेतों में हल चलाया जाता है, उसकी वजह से जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उसकी हत्या होने लगती है, जिसकी वजह से जैन धर्म में इसको मना ही कर दिया गया था। और लेकिन बौद्ध धर्म में इसको अपनाया गया, तो इसको गुरु करने यहाँ पर डेवलप हुआ ये बौद्ध धर्म इसके वजह से। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रधान था। ये कहीं का नियम नहीं है कि आपको वस्त्र नहीं पहनना है। ठीक है, बट ये बौद्ध धर्म में ऐसा कोई रूल नहीं था। आपको ये बोला गया था आप वस्त्र पहन सकते हैं। ठीक है, ये भी रीजन है जैन धर्म पीछे आने का और बौद्ध धर्म आगे आने का। उसके बाद आता है जैन धर्म में केवल 2 संगीतियाँ हुई थी, बट ये हम पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी, टोटल 4 संगीतियाँ। और उसके जो अध्यक्ष कौन है, और जो पहली संगीति, दूसरी संगीति, तीसरी संगीति, चौथी संगीति, वो कहाँ कहाँ हुआ। यानी बौद्ध धर्म में जो 4 संगीतियाँ हुई थी वो एक तरह इंडिया में अलग अलग बांट कर हुआ था। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में हुआ था, बट यहाँ पर सीमित 2 ही में हो गया। जैन धर्म में 2 ही समिति हुआ। ठीक है, संगीति हुआ। तो ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बौद्ध धर्म कुछ ज़्यादा ही डेवलप था अन्यथा जैन धर्म से। ठीक है, उसके बाद आता है जैन धर्म अपनाने की बात की जाए तो जैन धर्म में जो धर्म कौन से धर्म के लोग अपनाए। ठीक है, तो प्रमुख राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये जैन धर्म, और खारवेल। जो जैन चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल, ये 2 ऐसे शासक थे जो जैन धर्म को अपनाए। ठीक है, इसके ठीक विपरीत जाएँ तो हम जबकि बौद्ध धर्म को अपनाने वाले सबसे बड़े बड़े महापुरुष थे, वो कौन थे? अशोक थे, कनिष्ठ थे, पाल वंश थे, चीन थे, पूर्वी एशिया थे। यहाँ अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कहाँ चंद्रगुप्त मौर्य और कहाँ अशोक और कनिष्ठ और पाल वंश के जो, और उसके बाद चीन और पूर्वी एशिया के लोग। ठीक है, इससे हम पूरी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बौद्ध धर्म कहाँ तक विकसित है और जैन धर्म कहीं ना कहीं एक शासक, 2 शासक, अच्छे शासक के पास ही सीमित हो गया, उसके आगे नहीं बढ़ पाया है। तो हम पूरी तरह पढ़ चुके हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ये आखिर बौद्ध धर्म आगे क्यों आ गया और जैन धर्म बौद्ध धर्म से पीछे क्यों हो गया। ठीक है,
उसके बाद चलते हैं जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों के विनाश के कारण। आखिर ये दोनों धर्म, कोई भी धर्म, जैन हो या बौद्ध धर्म तो एक्चुअली ये बोला जाता है जैन धर्म से कुछ ज़्यादा ही डेवलप था, ठीक है। बट ये ना ही जैन धर्म और ना ही बौद्ध धर्म, कोई धर्म रुका नहीं। इन दोनों धर्म का विनाश हो गया, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ कुरीतियाँ थी, कुछ ना कुछ विरोध था, कुछ ना कुछ धार्मिक उत्पीड़न या कुछ ना कुछ गलत था इसमें। उनके विचार, उनकी धार्मिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन था, ठीक है। जिसकी वजह से इसमें कुछ ना कुछ अलग अलग हो गया, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, ये है जैन धर्म और विनाश के कारण। सबसे पहली बात कि जो दोनों ही धर्म, हिंदू धर्म कुरीतियों के विरोध आवाज़ उठाकर आगे बढ़ने लगे। सबसे पहली बात, जो जैन धर्म थे और बौद्ध धर्म थे, ये दोनों धर्म जो थे हिंदू धर्म के विरोध करते थे। ये नहीं बोलते थे कि किसी भी हिंदू धर्म को नहीं अपनाना, हिंदू धर्म बहुत गलत होता है, ठीक है। बट ये दोनों के विरोध के कारण ये गलत हो गया और अंतिम क्षण में ये हुआ कि दोनों धर्म हिंदू धर्म को ही मानने लगे, ठीक है। ये तो ये अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अब बौद्ध तथा जैन मठों में जो मठाधीश धार्मिक बिंदुओं पर का काम ध्यान देने लगे, वो भोग विलास करने लगे, ये भी गलत होने लगा, ठीक है। उसके बाद आता है जैन और बौद्ध धर्म की कमजोर स्थितियों का फायदा उठाकर जो शंकराचार्य थे वो हिंदू लोगों को जागरूक किया और साथ ही गुप्त काल के राजाओं ने हिंदू धर्म में अनेक त्यौहार इत्यादि जोड़कर हिंदुओं को एकत्रित करने लगा। जैसे जैसे शासक आने लगे वैसे वैसे हिंदू धर्म को महत्व प्रदान ज़्यादा मिलने लगा। जैसे शंकराचार्य हो गए, वो हिंदू धर्म को जागरूक करने लगे और धीरे धीरे जैन और बौद्ध धर्म हमारे कमज़ोर होते गए। तो ऐसे हम जान सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं आजीविक संप्रदाय। आजीविक समुदाय के सबसे पहले संस्थापक कौन थे? मोगलीपुत्र। कौन थे? मोगलीपुत्र। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट भी रहता है, एवरी एग्जाम में ऐसा देता रहता है, ठीक है। उसके बाद अशोक के पिता जो कौन थे? बिंदुसार थे। वो कौन सा जो कौन थे? आजीविक संप्रदाय को मानते थे। ये जो बिंदुसार थे वो कौन सा संप्रदाय मानते थे? आजीविक संप्रदाय, ठीक है। उसके बाद आते हैं अशोक ने आजीविक संप्रदाय के भक्तों को बहुत से गुफा दान दे दिया था, ये सही। उसके बाद आता है हमारा भागवत धर्म। भागवत धर्म के इसके संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। कौन थे? वासुदेव थे। इस धर्म में सबसे अधिक जोर भक्ति पर दिया गया था और भागवत संप्रदाय वाले जो लोग थे वो बलि, कर्मकांड तथा पशु हत्या के विरोध में थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है शैव धर्म। शैव धर्म तत्व जिसमें भगवान शिव की उपासना की जाती थी, जो शिवलिंग का पहला साक्ष्य सिंधु सभ्यता में मिला था। पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं जो सिंधु सभ्यता का शिवलिंग से रिलेटेड बहुत मातृ पूजा किया जाता था और उनका प्रमुख ईश्वर शिव थे, ठीक है। तो इससे प्रमाणित होता है कि शैव धर्म भी इससे सिंधु सभ्यता से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। किंतु यह प्रमाणित भी नहीं माना गया है, ठीक है। इसको फिक्स अभी नहीं किया गया है। शिवलिंग का जो पहला प्रमाण था वो साक्ष्य जो मत्स्य पुराण में ही मिला है, दोनों से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है जो शैव धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत में अधिक थे। सबसे ज़्यादा लोग दक्षिणी क्षेत्र के जो लोग हैं वो शैव धर्म को बहुत ज़्यादा माने थे, ठीक है। शैव धर्म के मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन कौन? पाशुपति, कापालिक, लिंगायत, ठीक है। जो पाशुपति हैं वो ये शैव धर्म को सबसे प्राचीन शाखा माना गया है, ठीक है। इन्हें पंचार्थी भी बोला जाता है। पाशुपति को क्या बोलते हैं? पंचार्थी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कपालिक। कपालिक ये इसमें के जो लोग हैं ये नर खोपड़ी में भोजन तथा जल ग्रहण करते थे, ठीक है। ये मदिरापन करते थे किसमें? नर की खोपड़ी में ही, ठीक है। ये बहुत ही भयानक चीज़ है। अस्थि के भस्म को पूरे शरीर पे में लगाते थे। ये इनका रोल था कि जो नर की खोपड़ी है उनसे वो जल ग्रहण करेंगे और जो अस्थि है उसके अपने शरीर पे उसको भस्म लगाएंगे, उसके राख को, ठीक है। उसके बाद नागा साधु कौन थे? वो कपालिक ही थे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लिंगायत, ठीक है। शैव धर्म की इस शाखा का विकास कर्नाटक में अधिक हुआ था। सबसे ज़्यादा विकास कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। इसका प्रारंभ आल्लव प्रभु ने किया था। कौन किया था? आल्लव प्रभु। ये शिवलिंग की पूजा करते थे किंतु शव को जलाने नहीं देते थे बल्कि दफनाने देते। लिंगायत में ये धर्म था, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है वैष्णव धर्म।
वैष्णव धर्म में मेनली ये बात है कि इसमें भगवान विष्णु को महत्व ज़्यादा मिला, ठीक है। इसकी जो चर्चा है सबसे ज़्यादा पुराणों में दिया गया। किसमें दिया गया? पुराण में मिला गया, ठीक है। पुराण में विष्णु जो भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा किया गया है वो कौन कौन है? राम है, परशुराम है, कृष्ण है, बौद्ध है। बौद्ध विष्णु के अवतार, प्रमुख अवतार थे, ठीक है। इस धर्म में जो है, इस धर्म को अवतारवाद भी कहते हैं। इससे मानने वाला पूर्णतः शाकाहारी हो जाए, ठीक है। कौन है? शाकाहारी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है महाजनपद काल, ठीक है। महाजनपद काल सबसे बड़ा महाजनपद काल माना गया है, ठीक है। मेनली ये 6वीं शताब्दी में अखंड भारत के द्वितीय नगरीकरण के से प्रारंभ हुआ, ठीक है, जिसे महाजनपद कहते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म जो को उत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है, ठीक है। बौद्ध धर्म के जो अंगुत्तर निकाय में महाजनपद की चर्चा की गई है और जैन धर्म के भगवती सूत्र में महाजनपद की चर्चा की गई है। और टोटल महाजनपद कितने हैं? 16 महाजनपद है, ठीक है। जो महाजनपद है ये टोटल हमारा 16 महाजनपद है। इसको 100% याद रखना है पूरा स्टेट के साथ। पहले हम 16 महाजनपद को अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला जो है गंधार, जो कहाँ है? तक्षशिला पाकिस्तान में, ठीक है। कहाँ है? तक्षशिला पाकिस्तान में। दूसरा है कंबोज हाटक, जो पाकिस्तान में ही है, ठीक है। मत्स्य विराटनगर, इसका जो कैपिटल है मेनली ये जो गंधार है उसका कैपिटल क्या है? तक्षशिला। कंबोज का कैपिटल हाटक और मत्स्य का कैपिटल विराटनगर, ठीक है। और इसका यहाँ पे जो कहाँ ये लोकेटेड है, ये इसका क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, दे दिए। इसको बिल्कुल आप लोगों को याद रखना ही तो रखना है, ठीक है। सेकेंड है कुरु का राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ, ये कहाँ है? दिल्ली और हरियाणा में, ठीक है। सेकेंड उसके बाद है सुरेशन है इसका कैपिटल मथुरा है और कहाँ लोकेटेड है? यूपी में, ठीक है। उसके बाद आता है कौशल यानी श्रावस्ती, इसका कैपिटल है और ये यूपी में है। उसके बाद आता है पंचाल की कैपिटल अहिच्छद है और ये यूपी में है, ठीक है। पंचाल मेनली जो पंचाल की कैपिटल अहिच्छद है, ये एक उत्तरी अहिच्छद है, एक दक्षिणी अहिच्छद है और दोनों का कैपिटल भी अलग अलग दिया गया है, ठीक है। चेदी का जो कैपिटल है शक्तिमती है और ये लोकेटेड है यूपी में, ठीक है। वत्स जो है कौशाम्बी में, कहाँ है? वत्स जो कौशाम्बी में और ये लोकेटेड है यूपी में, कहाँ है? यूपी में, ठीक है। उसके बाद काशी आता है, काशी वाराणसी यूपी में ही है। मल है कुशीनगर, इसका कैपिटल जो यूपी में ही है, यानी सबसे ज़्यादा जो महाजनपद है वो यूपी में ही है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा असमक का कैपिटल है पोटला, जो महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अवंती का राजधानी महेशमती या उज्जैनी भी बोल सकते हैं इसको, ये लोकेटेड है एमपी में। उसके बाद आता है वज्जी के कैपिटल है वैशाली, ये मेनली जो बिहार में है, ठीक है। हाजीपुर में वज्जी है, ठीक है। उसके बाद आता है अंग का कैपिटल है चंपा और ये लोकेटेड है भागलपुर मुंगेर, जो बिहार में है, ठीक है। उसके बाद आता है मगध, जो राजगढ़ी है, ठीक है, राजगीर है, ठीक है, यहाँ पर गलत लिख दिया है। उसके बाद आता है ये लोग पाटलिपुत्र भी मगध के कैपिटल है, जो लोकेटेड है कहाँ? बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गंधार महाजनपद है जो पाकिस्तान में लोकेटेड है, ठीक है। इसका राजधानी का है तक्षशिला का केंद्र माना गया। उस टाइम का टोटल महाजनपद का जो केंद्र था वो तक्षशिला था, ठीक है। असमक जो है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, ठीक है। असमक जो है वो दक्षिण का जो असमक है दक्षिण का है, ठीक है। यानी जो मेनली जो असमक है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है असमक, ठीक है। और इसका जो कैपिटल होता है असमक का वो पोटला होता है, ठीक है। क्या होता है? पोटला होता है। ये दक्षिण में एकमात्र अवस्थित महाजनपद है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूपी का जो मल महाजनपद है वो गणराज्य था, यानी अभी भी कोई भी पूछा कि जो मल था वो क्या है? गणराज्य, ठीक है। मल और वज्जी ये दोनों गणराज्य थे। जो वज्जी थे वो बिहार में लोकेटेड थे और जो मल है वो यूपी में लोकेटेड है। उसके बाद आता है वज्जी का जो कैपिटल है वो वैशाली में लिच्छवी गणराज्य का शासन था, ठीक है। और उसके बाद जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य है इसी को बोला जाता है, वज्जी को ही बोला जाता है, ठीक है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। इसके दक्षिण में जो विंध्याचल पर्वत थे और पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में जो थे गंगा और तथा
जो पूरब में फाल्गु जैसी नदियाँ थी इस महाजनपद के प्राकृतिक दूर का एक कार्य करती थी। ठीक है, यहाँ का लोकेटेड स्थिति के ये कहाँ कहाँ तक स्थित था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मगध महाजनपद के कुल राजवंशों की संख्या कितनी थी, यानी कुल राजवंश की संख्या 7 थी। इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहले सबसे पहली बात कि इसके जो दक्षिण स्थिति थे महाजनपद पूरे इंडिया में कहाँ तक विकसित हुआ, जो दक्षिण में था विंध्याचल पर्वत। ठीक है, विंध्याचल पर्वत, और पश्चिम में हमारा सोन नदी ले लीजिए। उसके बाद यूपी में जाइएगा तो गंगा नदी तथा पूरब में फाल्गु नदी जैसे नदियाँ इस महाजनपद की प्रकृति दूर का कार्य करती थी। ठीक है, यानी चारों तरफ से ये नदियाँ घेरी हुई थी और जो बीच का क्षेत्र था वो हमारा महाजनपद काल हुआ। इसीलिए कहा जाता है ये डेवलप हुआ, क्योंकि आपको किसी भी वार करना है या किसी भी शासक को हराना है तो आपको नदी पार करके ही आना पड़ता था। ठीक, उसके बाद ही आपको उस शासक को हरा पाएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ का शासक सुरक्षित भी थे, और यहाँ का सबसे पहले आप को ये भी बता चुके हैं कि नदी के किनारे जितने भी क्षेत्र होते हैं वो उपजाऊ होते थे। तो यहाँ पर कृषि कार्य भी बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा डेवलप भी हुआ यहाँ का क्षेत्र, इसलिए। और यहाँ पर किसी दूसरे शासक से भी डर नहीं था, क्योंकि यहाँ इन शासक से लड़ने के लिए आपको नदी पार कर कर आना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप जान सकते हैं सिकंदर जब नदी पार करने में आया तो उसका अधिकांश से जो सैनिक है वो नदी पार करने से ही पहले उनका डेथ हो गया और वो हार कर अपने वापस चले गए थे, इसे मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं मगध महाजनपद के कुल 7 शासक। ठीक है, सबसे पहली बात ये जो हर्यक वंश थे यहाँ का प्रमुख स्टार्टिंग जो प्रथम शासक थे वो हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद सातवाहन वंश। इसको लाइन बाई लाइन भी बोल सकते हैं कि मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया, तो शुंग वंश आया। कोई कुछ पूछ सकता है कि शिशुनाग वंश के बाद कौन आया, तो नंद वंश आ गया। ठीक है, इसको लाइन से हमको याद रखना चाहिए, तो इसको सिंपल में हम इस ट्रिक से भी हम याद कर सकते हैं। ठीक है, हसीन मशूक साठ। ठीक है, इसके बाद हम जो हर्यक वंश जो प्रथम महाजनपद के प्रथम वंश थे, इसके बाद इसके शासक के बारे में और इसके बारे में और डिटेल से लेते हैं। ठीक है, हर्यक वंश के सबसे पहले संस्थापक थे कौन थे, बिंबिसार थे, जो ये पहला ऐतिहासिक राजवंश था तथा इसके संस्थापक बिंबिसार पहले ऐतिहासिक शासक भी रहे। इनका बहुत ज़्यादा इतिहास था, क्योंकि हर्यक वंश के प्रथम संस्थापक बिंबिसार यानी महाजनपद का प्रथम शासक ही बिंबिसार है। ठीक है, इसके बाद आता है कि बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने कई सारी शादियाँ की और शादियाँ करके ही अपने साम्राज्य को विकसित किया। ठीक है, उसके बाद आता है कि इसके समय अवंती का राजा जो चंद्र प्रद्योत था वो असाध्य जो असाध्य रोग जो मतलब बहुत ज़्यादा उसके बीमारी होने की वजह से, अतः इन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने जो राजवैदक जीवक थे उनको इनके यहाँ भेजा गया, जिसकी वजह से वहाँ जो चंद्र प्रद्योत थे वो ठीक हो गए और ये खुश होकर बिंबिसार को बहुत सारा साम्राज्य अपना साम्राज्य इनको सौंप दिए, कुछ साम्राज्य। ठीक है, इससे खुश हो गए। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो बिंबिसार छोटे राज्यों के युद्ध के करके जीत लेता था। ठीक है, ये छोटे छोटे राज्य बिंबिसार का पहले ध्यान था कि ये छोटे छोटे राज्यों को पहले ये अपने द्वारा युद्ध करके जीतता था। ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े राज्यों पर इनका ध्यान नहीं था। इनका सबसे बड़ी चालाकी यही थी कि कोई भी कार्य करने से पहले आप छोटे को कैप्चर करो, उसके बाद बड़े को कैप्चर करो, ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई शासक बड़े राज्यों को डायरेक्ट उस पर जाता तो छोटे छोटे अलग राज्य उसके विरोध हो जाते और एक साथ कुछ अलग हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इनके काल में मेनली जो है वो वैशाली पर भी आक्रमण किया गया, बट इसमें वो सफल नहीं हो पाए। ठीक है, वैशाली एक बड़ा साम्राज्य था इसीलिए। ठीक है, इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था। हर्यक वंश में मेनली बोला जाए प्रीतिहंता शासक वंश बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि एक पिता थे उसके बेटे अपने पिता को मारकर ऐसे राज्य गद्दी पर बैठते थे। ठीक है, जैसे हर्यक वंश के बिंबिसार थे उनकी हत्या अजातशत्रु ने कर दिया था और अजातशत्रु बैठे गद्दी पर। ठीक है, फिर अजातशत्रु के बेटे उनकी हत्या कर दिए, तो इससे हम जानकारी कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं कि इसके अजातशत्रु के बारे में, किसके बारे में, अजातशत्रु के बारे में।
इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश। मेनली इनका नाम में ही छिपा है शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है। इनको कुनिक भी बोला गया है, ठीक है। अजातशत्रु को क्या बोला गया है? कुनिक बोला गया है। इसने अपने पिता की हत्या करके प्रीतिहंता कहते थे, ये मेनली आपको बता चुके हैं, ठीक है। इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर की किलाबंदी करा दी और अजातशत्रु के काल में ही सप्तपटी गुफा में राजगद्दी में पहली बौद्ध संगीति हुए थे, ठीक है। पहले भी बौद्ध धर्म में जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था वो कब हुआ था? अजातशत्रु के काल में ही हुआ था। ये यहाँ पर दे दिया गया, ठीक है। और कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था, यहाँ पर दे दिया गया। प्रथम बौद्ध संगीति इन्हीं के टाइम हुआ था, ठीक है। इसमें अपनी सहयोग करके बर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत हासिल की इनके पिता के द्वारा, बट वैशाली में हार चुके थे, ठीक है। बस अजातशत्रु थे वो वैशाली को आसानीपूर्वक जीत लिए, ठीक है। उसके बाद आता है इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार रथ मुसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया था, यानी कंटक घोड़ा को बोला जाता है, ठीक है। इसके पुत्र उदयन थे और उदयन ने अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा, यानी 3 शासक अब तक प्रीतिहंता कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा उदयन के बारे में। इसने अपने पिता की हत्या की, इसलिए इसे भी प्रीतिहंता बोला गया, ठीक है। ओके। इसने गंगा एवं सोन के जो समीप एक शहर की स्थापना की थी जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा गया था, मेनली उदयन के नाम पे है, ठीक है। इसने जो पाटलिपुत्र का नाम क्या रखा था? पटना। और उदयन का पुत्र जो कौन था? नागदशरथ, जो एक अयोग्य शासक था, उसके पास जीतने की कोई युद्ध करने की क्षमता नहीं थी, ठीक है। और उसके बाद इसकी हत्या उसके सेनापति शिशुनाग वंश के द्वारा कर दी जाती थी, कर दिया गया, ठीक है। और एक नया वंश की स्थापना हुआ। जो महाभारत से ये जानकारी मिलता है कि मगध का सबसे पहले जो बृहदत्त वंश का शासन था, इसका संस्थापक कौन था? बृहदत्त था, ठीक है। और इस वंश में सबसे प्रतापी शासक जरासंध था, किंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत ही कम मिला है। अतः हर एक वंश को ही ऐतिहासिक वंश ही माना गया है। नेक्स्ट हमारा वंश आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बारे में जानकारी कर ले, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा कम ही फैक्ट्स है, तो कम ही फैक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। इस वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। कौन थे? शिशुनाग थे। इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया, ठीक है। और इस वंश का अगला शासक था वो कौन था? कालाशोक था, जिसे समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। पहली बौद्ध संगीति हमारा अजातशत्रु के टाइम हुआ था, कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के टाइम हुआ था, कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इसने पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया गया, ठीक है। और इस वंश में जो अंतिम शासक थे उन कौन थे? नंदीवर्धन थे, जिसकी हत्या महापद्मनंद ने कर दिया था। फिर नेक्स्ट हमारा वंश आता है नंद वंश, ठीक है। नंद वंश ये है कि महापद्मनंद थे, वो जो शिशुनाग वंश के जो नंदीवर्धन थे उनकी हत्या करके नंद वंश की स्थापना की है। कौन सा वंश की स्थापना की है? नंद वंश की स्थापना की है, ठीक है। इन्होंने जो नंद वंश के जो महापद्मनंद थे, यही एक शासक थे जो बहुत ज़्यादा एक सर्वतांत्रक माना गया इनको, मतलब ये बहुत ज़्यादा बलशाली थे, ठीक है। और इन्होंने राजपूतों का विनाश करके एक उपाधि धारण किया था, एक राट की उपाधि, ठीक है। इस वंश का जो अगला शासक था वो घानानंद था, ठीक है। ये बहुत ही क्रूर शासक था। इसने कलिंग में नहर का निर्माण करवाया था, ठीक है। कलिंग में क्या निर्माण करवाया था? नहर का, ठीक है। इसने अपने दरबार से चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया था। इसी की वजह से एक बहुत बड़ा साम्राज्य हमारे आगे टॉपिक में मिलेंगे, ठीक है। जिसके कारण चाणक्य जो थे पीड़ित से चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से घानानंद की हत्या कर दिया था, ठीक है। और इसके बाद हमारा मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है, ठीक है। घानानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मौर्य वंश की स्थापना और विदेशी आक्रमण। भारत के जो पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली राज्य उभरा, ठीक है। और ये जो अगल बगल के छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी, ठीक है। किंतु भारत के जो पश्चिम वाले क्षेत्र पंजाब में छोटे छोटे राजाओं के शासक था जो बहुत ही कमज़ोर थे, ठीक है। जिस कारण से जो विदेशी
विदेशी आक्रमण थे वो पश्चिम क्षेत्र पर ही आक्रमण किया करते थे। ठीक है, भारत का जो प्रथम विदेशी आक्रमण था वो कौन था? ईरान के फारस यानी हकमनी वंश के राजा थे। ठीक है, हकमनी वंश का संस्थापक कौन था? साइरस द्वितीय था। ठीक है, और उसके बाद आता है कि जो ये हकमनी वंश थे, इस वंश का शासक जो डेरियस प्रथम था वो देवदार यानी भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा बोला गया। ठीक है, ईरान का जो प्रथम शासक बोला जाए तो हकमनी वंश का राजा जो साइरस द्वितीय था। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो ये पहला जो विदेशी राज्य कौन था? पहला जो विदेशी राज्य कौन था? वो डेरियस प्रथम था, देवदार ने। ठीक, ये जो इसने गंधार तथा कम्बोज को हराया था। मेनली दो बात है कि जो विदेशी आक्रमण थे डेरियस प्रथम को किस क्षेत्रों को हराए थे? गंधार और कम्बोज को। इस वंश के अंतिम शासक थे डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर दिया था और हकमनी वंश का अंत कर दिया। हकमनी वंश का सिकंदर के द्वारा अंत कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मकदूनिया और यूनान का आक्रमण स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल्स के साथ। ठीक है, बाय।